शहर की सबसे तेज तर्रार और ईमानदार पुलिस अधिकारी एसपी आराध्या सिंह आज अपनी खाकी वर्दी में नहीं थीं। आज वो सिर्फ आराध्या थीं, एक महिला जो सालों बाद अपने परिवार के सबसे छोटे सदस्य चचेरी बहन रिया की शादी में शामिल होने जा रही थीं। हल्के नीले रंग की सिल्क की साड़ी में, कानों में छोटे झुमके और चेहरे पर एक हल्की अनवरत मुस्कान लिए हुए वो अपनी सरकारी गाड़ी की चाबी उठा ही रही थीं कि हेड कांस्टेबल शर्मा ने उन्हें टोक दिया। मैडम, आज तो आप बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहीं, शर्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। आराध्या ने खिलखिलाकर जवाब दिया, शर्मा जी, कभी कभी फाइलों और अपराधों से बाहर निकलकर इंसान भी बनना पड़ता है। आज कोई ड्यूटी नहीं, सिर्फ मस्ती। शर्मा जी ने थोड़ी फिक्र दिखाते हुए कहा, ड्राइवर को साथ ले जाती तो अच्छा रहता। अरे नहीं, आज मैं अपनी गाड़ी खुद चलाऊंगी। शादी शहर से बाहर फार्म हाउस पर है, खुला रास्ता होगा, मजा आएगा, कहकर आराध्या ने अपनी निजी गाड़ी की चाबी उठाई और पार्किंग की ओर बढ़ गई। गाड़ी हाईवे पर रफ्तार भर रही थी। हवा के झोंके और किशोर कुमार के पुराने गाने, जो आराध्या की पसंदीदा प्लेलिस्ट का हिस्सा थे, उनका मन हल्का कर रहे थे। रोजमर्रा के तनाव, केस मीटिंग्स और शहर के शोर से दूर ये पल उन्हें बेहद सुकून दे रहा था। तभी उन्हें याद आया, रोहन, उनका पति, को भी किशोर कुमार के गाने बहुत पसंद थे। रोहन, इस नाम के सोचते ही उनकी मुस्कान हल्की पड़ गई। 16 साल, एक लंबा अरसा बीत चुका था। 16 साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी खाई में गिर गई थी। जली हुई गाड़ी के टुकड़े ही बचे थे और एक खबर जिसने आराध्या की दुनिया उजाड़ दी थी, रोहन की मौत। उस वक्त वो सिर्फ एक इंस्पेक्टर थीं। रोहन की मौत के गहरे सदमे ने उन्हें तोड़ जरूर दिया था, पर उसी दर्द ने उन्हें और मजबूत भी बना दिया। उन्होंने खुद को काम में झोंक दिया और आज वो शहर की एसपी थीं। सब कुछ था, ताकत, सम्मान, एक बड़ा घर, बस रोहन नहीं था। तुम होते तो कितना खुश होते रोहन, उन्होंने धीरे से हवा में फुसफुसाया। इन ख्यालों में खोई हुई उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि वो शादी के वेन्यू से बस आधे घंटे की दूरी पर थीं और पहले ही काफी देर हो चुकी थी। उन्होंने तेजी लाने के लिए एक्सीलरेटर पर और जोर दिया। गाड़ी की गति बढ़ी, तभी अचानक पिछले हिस्से से फटफट की आवाज आई और गाड़ी का संतुलन बिगड़ने लगा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने स्टीयरिंग को संभाला और गाड़ी को सड़क के किनारे लगाया। सत्यानाश, आज ही ये सब होना था। उन्होंने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। नीचे उतरकर देखा तो पीछे का टायर बिल्कुल पंचर हो चुका था। किस्मत की मार तो देखिए, दूर दूर तक कोई मदद नहीं, न कोई दुकान, न कोई घर, सिर्फ सूनी सड़क और दोनों तरफ खेत। मोबाइल में नेटवर्क भी गायब था। वाह, बहुत बढ़िया। एसपी साहिबा बीच सड़क पर फंसी हैं, उन्होंने खुद पर कटाक्ष किया। साड़ी का पल्लू कमर में कसकर वो डिग्गी खोलने लगी कि शायद स्टेपनी, अतिरिक्त पहिया बदल लें, लेकिन उन्हें ये सब काम कहाँ आता था। रोहन होता तो 5 मिनट में कर देता। फिर रोहन का ख्याल आया, जिसे उन्होंने झिड़क कर दूर किया। अभी समस्या पर ध्यान देना था। सड़क पर कुछ गाड़ियां गुजरीं, पर किसी ने रुकने की जहमत नहीं उठाई। आधा घंटा बीत गया। पसीना उनके मेकअप को हल्का कर रहा था। गुस्सा और लाचारी दोनों उन पर हावी हो रहे थे। तभी सड़क जहां हल्की सी मुड़ रही थी, उन्हें एक छोटा सा धूल भरा बोर्ड नजर आया। उस पर लिखा था, पंचर की दुकान। उनकी आंखों में चमक आ गई। शुक्र है भगवान, उन्होंने मन ही मन कहा और तेजी से उस दिशा में चलने लगीं। दुकान एक टीन की छत के नीचे छोटा सा कमरा था। बाहर कुछ घिसे पिटे टायर पड़े थे। एक बूढ़े से व्यक्ति टूटी फूटी कुर्सी पर ऊँघ रहे थे। चाचा जी, आराध्या ने थोड़ा जोर से आवाज लगाई। चाचा हड़बड़ाकर उठे। जी बिटिया, आराध्या ने एक सांस में अपनी बात कही। मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, थोड़ी दूर पर खड़ी है, आप ठीक कर देंगे? मुझे बहुत जल्दी है, शादी में जाना है। चाचा ने कहा, बिटिया, मैं तो अब काम नहीं करता, कमर में दर्द रहता है। मेरा कारीगर है, बस 5 मिनट में आता होगा, आप बैठो। आराध्या के पास बैठने के सिवा कोई चारा न था। वो वहीं एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गईं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट गुजर गए। चाचा, कहाँ रह गया आपका कारीगर? मुझे बहुत देर हो रही है, आराध्या ने झुंझलाहट में कहा। तभी एक पुरानी खटारा साइकिल दुकान के सामने आकर रुकी। उस पर एक दुबला पतला आदमी सवार था, मैले कुचले कपड़े पहने हुए। उसके चेहरे पर एक गंदा सा मास्क लगा था, जिसने उसकी नाक से ठोड़ी तक का हिस्सा ढक रखा था। धूप से बचने के लिए उसने सिर पर एक गमछा भी लपेट रखा था। आ गया मेरा कारीगर, चाचा ने राहत की सांस ली। जा रे, मैडम की गाड़ी देख, पंचर है। वो आदमी बिना कुछ बोले अपने औजारों का थैला उठाकर आराध्या की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें, उन आंखों में एक अजीब सी उदासी और थकान थी। आराध्या ने जल्दी से उठकर कहा, चलो भाई, जल्दी करो।
वो आगे आगे चली और वो आदमी चुपचाप साइकिल घसीटता हुआ उनके पीछे पीछे। गाड़ी के पास पहुंचकर उसने बिना एक शब्द कहे काम शुरू कर दिया। जैक लगाना, नट खोलना, टायर बाहर निकालना, सब कुछ एक मशीन की तरह। उसके काम करने का तरीका बहुत जाना पहचाना लग रहा था। आराध्या वहीं खड़ी उसे देख रही थी और उन्हें अंदर से फिर वही अजीब सा एहसास होने लगा। उस आदमी के हाथ लंबे और पतले थे। नट खोलते वक्त उंगलियों को मोड़ने का तरीका, सब कुछ इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। पुलिस वाली आदत से मजबूर होकर उन्होंने पूछा, ये मास्क क्यों लगा रखा है तुमने? उस आदमी ने काम रोका पर उनकी तरफ देखा नहीं। नीचे टायर को देखते हुए दबी हुई आवाज में बोला, सर्दी है मैडम और धूल मिट्टी से एलर्जी भी है। आवाज भारी और थकी हुई थी, पर इस आवाज में भी कुछ था जिसने आराध्या के दिल के किसी पुराने तार को छेड़ दिया। उनका शक गहराने लगा था। काम करते वक्त उस आदमी ने अपने पसीने वाले हाथ को अपनी पैंट के पिछले हिस्से पर एक खास अंदाज में पोंछा, ठीक वैसे ही जैसे रोहन पोंछा करता था। आराध्या का दिल जोर से धड़का। एक सर्द लहर उनकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। नहीं, ये मेरा वहम है, उन्होंने खुद को समझाया। वो जा चुका है, लेकिन उनका दिल मानने को तैयार नहीं था। उनकी नजरें अब उस आदमी की हर हरकत पर थीं। वह पंचर चेक करने के लिए टायर को पानी की टंकी में डाल रहा था। उसकी गर्दन का पिछला हिस्सा खुला हुआ था और वहां कान के ठीक नीचे एक छोटा सा तिल था। बस, आराध्या के लिए यह काफी था। ये वही तिल था जिसे वह अक्सर छेड़ा करती थी। उनकी दुनिया घूम गई। उन्हें लगा वो अभी चक्कर खाकर गिर पड़ेंगी। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, जरा अपना मास्क उतारो। उस आदमी के हाथ वहीं रुक गए। वह पत्थर बन गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आराध्या थोड़ा आगे बढ़ी। इस बार उनकी आवाज में एक एसपी का रौब था, एक पत्नी का हक था, एक टूटे हुए दिल की बेचैनी थी। मैंने कहा, अपना मास्क उतारो। वो आदमी कांपा। उसने धीरे से ना में सिर हिलाया। आराध्या का सब्र अब जवाब दे चुका था। वो लगभग चीखी, तुम मास्क उतार रहे हो या नहीं? मैं पुलिस अफसर हूं। उसकी चीख सुनकर वो आदमी बुरी तरह डर गया। उसके कांपते हुए हाथ धीरे धीरे अपने चेहरे की तरफ बढ़े। उसने गमछा हटाया और फिर धीरे धीरे मास्क की डोरी को अपने कानों से निकाला। मास्क नीचे आया और सामने जो चेहरा था उसे देखकर आराध्या की सांसें थम गईं। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो। समय रुक गया। वह चेहरा वही चेहरा था, थोड़ा बूढ़ा, थोड़ा थका हुआ, गाल पिचक गए थे और एक गाल पर एक लंबा सा चोट का निशान भी था। लेकिन आंखें, वो आंखें वही थीं। वो नाक, वो होंठ, वो रोहन था। उसका रोहन जिंदा। आराध्या के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो बस पत्थर की मूर्ति बनी उसे देखती रही। 16 साल पहले जिस इंसान का उसने अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया था, वो आज उसके सामने एक पंचर बनाने वाले मजदूर के रूप में खड़ा था। रोहन की आंखें आराध्या से नहीं मिल पा रही थीं। वो जमीन को घूर रहा था और फिर 16 सालों से दबा हुआ एक बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। आराध्या भी होश में आई। उनके खुद के आंसू बहने लगे थे। वो धीरे धीरे उसके पास गईं और उसके सामने घुटनों पर बैठ गईं। रोहन, उनके मुंह से एक सवाल की तरह फुसफुसाहट निकली। तुम जिंदा हो? ये कैसे हो सकता है? आराध्या ने उसे झकझोर दिया। रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ, मुझे सच बताओ। तुम जिंदा कैसे हो? और तुम इतने सालों तक मुझसे दूर क्यों थे? तुम्हें पता है मैंने ये 16 साल कैसे गुजारे हैं? रोहन की चुप्पी आराध्या को पागल कर रही थी। तुम्हें मेरी कसम रोहन, तुम्हें आज सच बताना होगा। क्यों किया तुमने ये सब? आराध्या की कसम सुनते ही रोहन का रोना थोड़ा थमा। उसने अपनी लाल सूजी हुई आंखों से पहली बार आराध्या की तरफ देखा। उन आंखों में इतना दर्द और लाचारी थी कि आराध्या का दिल कांप गया। उसने टूटी हुई कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, एक ऐसी सच्चाई जो किसी भयानक सपने से भी ज्यादा डरावनी थी। मुझे माफ कर दो आराध्या, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, मुझे मजबूर किया गया था। उसने बताया, वो एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो एक सोची समझी साजिश थी। तुम्हें याद है? रोहन ने हिचकियों के बीच कहा, मेरे मरने से कुछ महीने पहले मैं नासिक में एक बड़े सरकारी हाईवे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। मैं एक सिविल इंजीनियर था। मुझे कुछ गड़बड़ लगी। जो मटीरियल इस्तेमाल हो रहा था वो बहुत घटिया था। मैंने गहराई में छानबीन की तो मेरे होश उड़ गए। उस पूरे प्रोजेक्ट की आड़ में मुंबई का सबसे बड़ा गैंगस्टर पाटिल अपना काला पैसा सफेद कर रहा था और करोड़ों का सरकारी माल खा रहा था। आराध्या का चेहरा सफेद पड़ गया। रोहन ने आगे कहा, मैं ईमानदार था। मैंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए।
मैं अगले ही दिन पुलिस को सब कुछ बताने वाला था, लेकिन पाटिल के आदमी हर जगह थे। उस रात जब मैं साइट से लौट रहा था तो मुझे अगवा कर लिया गया। पाटिल हंसा। उसने मेरे सारे सबूत मेरे सामने जला दिए और कहा, इंजीनियर, तेरे पास दो रास्ते हैं। या तो तू कल सुबह अपनी बीवी के साथ एक भयानक कार एक्सीडेंट में मर जा, या फिर हमेशा के लिए दुनिया के लिए मर जा और अपनी बीवी को जिंदा छोड़ दे। आराध्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। रोहन की आवाज कांप रही थी। पाटिल जानता था कि तुम एक पुलिसवाली हो। उसने धमकी दी कि अगर मैंने जरा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो वो तुम्हें ऐसी मौत मारेगा कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, आराध्या। एक तरफ मेरी मौत थी और दूसरी तरफ तुम्हारी जिंदगी। मैंने तुम्हारी जिंदगी चुनी। रोहन ने आगे बताया कि अगले दिन उन्होंने सब कुछ प्लान किया। एक पुरानी गाड़ी में एक लावारिस लाश को उसके कपड़े पहनाकर बिठाया गया जिसका चेहरा पहचानना नामुमकिन था, और उस गाड़ी को उसी पहाड़ी से नीचे फेंक दिया गया। मुझे दूर एक पहाड़ी पर खड़ा करके अपनी आंखों से अपनी मौत का तमाशा देखने के लिए मजबूर किया गया। मैंने तुम्हें देखा था, आराध्या, जब तुम खबर सुनकर वहां पहुंची थीं। तुम्हारा रोना, तुम्हारी हालत, मैं वहीं मर जाना चाहता था। उसके बाद पाटिल के आदमियों ने उसे एक ट्रक में डाला और कहीं दूर एक अनजान शहर में फेंक दिया। उन्होंने उसे धमकी दी कि अगर उसने कभी भी अपनी पहचान जाहिर करने की या उससे संपर्क करने की कोशिश की तो वो उसे ढूंढकर मार देंगे। मेरे पास न पैसे थे, न कोई पहचान। मैं रोहन नहीं था, मैं एक जिंदा लाश था। मैंने 16 साल इसी डर में गुजारे हैं। मजदूरी की होटलों में बर्तन धोए और आखिर में ये पंचर बनाने का काम सीखा। मैं एक शहर से दूसरे शहर भटकता रहा ताकि कोई मुझे पहचान न सके। मैं हर रोज अखबार में, टीवी पर तुम्हारी खबर ढूंढता था। जब तुम इंस्पेक्टर से एसपी बनी तो मैं उस दिन पूरी रात रोया था, खुशी से भी और इस बात के गम में भी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। उसने अपने गाल का निशान छुआ। ये निशान भी पाटिल के एक आदमी ने दिया था जब उसने मुझे एक बार तुम्हारे घर के आसपास भटकते हुए देख लिया था। उस दिन के बाद से मैंने तुम्हारे शहर आना भी छोड़ दिया। तो फिर आज तुम यहां कैसे? आराध्या ने सिसकते हुए पूछा। पाटिल, रोहन ने कहा, 3 महीने पहले मैंने खबर में पढ़ा कि वो एक गैंग वॉर में मारा गया। उस दिन मुझे लगा जैसे मैं आजाद हो गया। 16 साल की कैद खत्म हो गई। मैं पिछले 3 महीने से हिम्मत जुटा रहा था कि तुम्हारे पास आऊं, लेकिन किस मुंह से आता? आराध्या, तुम एक इतनी बड़ी एसपी और मैं एक फटा पुराना हारा हुआ मजदूर। मुझे शर्म आ रही थी। मैं खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझता था। मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस्मत वो हमें इस तरह मिलाएगी। सारी कहानी सुनकर आराध्या अब रो नहीं रही थी। वह सुन्न थी। उसके पति ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पहचान कुर्बान कर दी थी। उसने 16 साल का नर्क झेला था, सिर्फ इसलिए ताकि वो महफूज रह सके। उसने रोहन का चेहरा अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने ये सब अकेले कैसे सहा रोहन? क्यों नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? मैं हर पल तुम्हारे साथ था, आराध्या। 16 साल की दूरी, 16 साल का दर्द आज उन दोनों के आंसुओं में बह रहा था। शादी, फंक्शन, देरी, सब कुछ बेमतलब हो चुका था। जो खोया हुआ खजाना आज उसे मिला था, उसके आगे दुनिया की हर चीज फीकी थी। उसने रोहन का हाथ पकड़ा और उसे उठाया। उसकी आंखों में देखते हुए कहा, घर चलो रोहन। लेकिन आराध्या, तुम्हारी शादी। आराध्या ने उसकी बात काट दी। मेरी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी तो आज पूरी हो गई है। इससे बड़ी कोई शादी नहीं, कोई फंक्शन नहीं। तुम मेरे साथ हो, बस यही काफी है। उसने पंचर टायर को वहीं छोड़ा, रोहन को अपनी गाड़ी में बिठाया। आज स्टीयरिंग व्हील पर आराध्या के हाथ थे और बगल की सीट पर 16 साल बाद उसका रोहन बैठा था। गाड़ी शादी के वेन्यू की तरफ नहीं, बल्कि उनके घर की तरफ जा रही थी। एक ऐसा घर जो 16 सालों से सिर्फ एक मकान था और आज फिर से घर बनने वाला था। गाड़ी उनके पुराने बंगले के सामने आकर रुकी। हम यहीं रहते हैं? रोहन ने कांपती हुई आवाज में पूछा। आराध्या ने उसका हाथ थामते हुए कहा, ये हमारा घर है रोहन, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। रोहन के हाथ कितने खुरदुरे और सख्त हो गए थे। आराध्या ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। रोहन दहलीज पर ही टिक गया, जैसे उसके कदम 16 साल के फासले को पार करने से डर रहे हों। अंदर सब कुछ वैसा ही था। सोफा, सेंटर टेबल, दीवारों पर वही पेंट। सामने की दीवार पर उनकी शादी की एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी और उसके नीचे एक छोटे से टेबल पर एक सूखा हुआ हार टंगी हुई रोहन की तस्वीर रखी थी, जिसके सामने 16 सालों से एक दिया जल रहा था। उस तस्वीर को देखते ही रोहन वहीं जमीन पर बैठ गया। वो अपनी ही मुर्दा तस्वीर पर टंगे हार को देख रहा था। आराध्या, मैं तो मर चुका हूं, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। आराध्या दौड़कर उसके पास आई और उसे उठाया। नहीं रोहन, तुम जिंदा हो। ये सब एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो गया है।
वो उसे सोफे पर बिठाकर किचन में गई और उसके लिए अदरक वाली चाय बनाई। दोनों बालकनी में आकर बैठे। रोहन ने पूछा, तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है? आराध्या मुस्कुराई। आज तुम्हारी एसपी नहीं, सिर्फ तुम्हारी आराध्या घर लौटी है। रोहन ने नजरें झुका लीं। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, आराध्या। तुम कहाँ एक इतनी बड़ी अफसर और मैं एक मामूली पंचर वाला। लोग क्या कहेंगे? डिपार्टमेंट क्या सोचेगा? आराध्या ने उसका चेहरा ऊपर उठाया। लोग क्या कहेंगे ये मैंने सोचना छोड़ दिया है रोहन। ये वर्दी, ये कुर्सी, ये सब तुम्हारे बिना मेरे लिए बेमतलब थे। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मेरी नज़र में तुम किसी हीरो से कम नहीं हो। रोहन की आंखों से फिर आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये राहत के आंसू थे। लेकिन अब आगे क्या होगा आराध्या? रोहन ने पूछा। दुनिया के लिए मैं एक मुर्दा हूं। मेरा डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है। मेरी कोई पहचान नहीं है। मैं कानूनी तौर पर इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मुझे पता है, मुश्किल है, आराध्या ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। बहुत मुश्किल। हमें तुम्हें एक नई पहचान देनी होगी, या यूं कहें कि तुम्हारी पुरानी पहचान वापस दिलानी होगी। इसमें वक्त लगेगा रोहन। हमें कोर्ट में जाना होगा। डीएनए टेस्ट होंगे, गवाहियां होंगी। पाटिल मर चुका है, लेकिन हमें साबित करना होगा कि तुम्हें धमकी दी गई थी और तुम्हारी मौत को प्लान किया गया था। रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। क्या हम ये सब चुपचाप नहीं कर सकते? कहीं दूर चले जाएं? एक नई जिंदगी शुरू करें? उसने पूछा। आराध्या ने प्यार से उसका सर सहलाया। हम भाग नहीं सकते रोहन। हमने कुछ गलत नहीं किया है। तुम एक पीड़ित हो, अपराधी नहीं। हम दुनिया का सामना करेंगे एक साथ। मैं तुम्हें तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी जिंदगी वापस दिलाऊंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। उसकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि रोहन को भी हिम्मत मिली। ठीक है, उसने कहा, जैसा तुम कहोगी। उस रात 16 साल बाद रोहन अपने कमरे में अपने बिस्तर पर सोया। आराध्या पूरी रात उसके पास बैठी रही। सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो रोहन की आंख खुली। उसने धीरे से उठकर आराध्या के माथे को चूमा, जिसकी आंख खुल गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। तैयार हो एक नई लड़ाई के लिए? आराध्या ने पूछा। रोहन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तक तुम साथ हो, मैं हर लड़ाई के लिए तैयार हूं। दोस्तों, अगर रोहन और आराध्या की इस अनूठी प्रेम कहानी, त्याग और 16 साल के अटूट बंधन ने आपके दिल को छुआ है, तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप भी हमारे चैनल देसी स्टोरीज के परिवार का हिस्सा बने। यदि आप भविष्य में भी ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, त्याग और सच्चे प्यार से भरी कहानियों को देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक लाइक से मुझे और ऐसी कहानियां आप तक लाने की हिम्मत मिलती है। और सब्सक्राइब बटन के साथ जो घंटी वाला आइकन है, उसे दबाना न भूलें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।